नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास हमारा चल रहा है, जिसमें लगातार वीडियोस आप देख रहे होंगे। आज हम उसी वीडियोस में चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण की घटनाएं, यानी 1905 से लेकर 1919 तक की जो घटनाएं हमारी हुई हैं, उनसे रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या आपके इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं, प्लस उसके बारे में क्या क्या जानकारियां हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न पे नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी उस घटना को याद रखने के लिए कुछ ना कुछ उसमें ऐसा महत्वपूर्ण तत्व को ध्यान रखना होता है जिससे आप इजीली आंसरों को समझ सकते हैं। तो आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं 1905 से शुरुआत करेंगे और 1919 तक की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1920 से लेकर, यानी 1919 से कह सकते हैं लेकर हम चर्चा करेंगे 1947 तक की। यानी इस तरीके से हमारी इतिहास की लगभग एंडिंग की तरफ सीरीज होगी। यानी हम लोगों ने देखा इतिहास के शुरुआत दौर से प्राचीन इतिहास देखा, मध्यकालीन इतिहास के सारे जो भी आपके इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं या यूनिट्स हैं उन सभी को देखा। अब आधुनिक भारत की हमारी सीरीज में इस पे चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं बंगाल विभाजन 1905। तो क्वेश्चन आपसे पहले ही पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो उसमें डेट अगर देता है तो 1905 सन के बारे में बात करें। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे बनते हैं हमारे जिसमें क्या होता है कि सन के साथ साथ डेट कई बार मैच कर जाती है। तो इसको आप ध्यान रखें, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। जनरली क्वेश्चन तो आपके जो दिए जाते हैं पेपर में वो ईयर से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं तो उनसे रिलेटेड आपका डेट वाइज दे देता है। यानी 4 विकल्पों में से 2 विकल्प आपके ऐसे होंगे जिसमें 1905 दिया होगा, तो उसमें क्या करना होगा, आपको इस डेट से अलग करना होगा 16 अक्टूबर 1905। आइए बंगाल विभाजन के संबंध में देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका बंगाल विभाजन से रिलेटेड बनता है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ और डेट दे देता तो 16 अक्टूबर 1905। अब दोस्तों थोड़ा सा लॉर्ड कर्जन की नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं। लॉर्ड कर्जन की जो मुख्य नीति थी, फूट डालो शासन करो, ये इसकी मुख्य नीति थी। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि फूट डालो शासन करो के सिद्धांत पर या प्रणाली पर या सिस्टम पर कौन वायसराय कार्य करता था, तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। इस विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में अमर सुनार बंगला गीत गाया गया। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। और पहली बार भारतीय महिलाओं ने पर्दे से बाहर आकर आंदोलन में भाग लिया, और इसी समय या इसी डेट को हम कहते हैं 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से आपको बंगाल विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव अगर हम हाईलाइट करें तो कब हुआ, 1905, वायसराय कर्जन, कर्जन की नीति फूट डालो शासन करो। फिर इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमर सुनार बांग्ला गीत किस विभाजन के दौरान गाया, बंगाल विभाजन। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906। देखिए ये जो डेट है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 1905, 1906, 1907, 1909, इसलिए मैंने डेट को हाईलाइट कर रखा है। अगर आप डेट को हाईलाइट करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो उसमें सारी चीजें आपकी क्या है, तैयार होती रहेंगी। आइए देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो यहां से दोस्तों जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु बनता है, क्वेश्चन यही आपसे डायरेक्ट पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1900 आपका हो जाएगा 1906। क्वेश्चन पूछता है मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसे जाता है या श्रेय किसे जाता है, तो सलीमुल्लाह देगा, बेटर है। अगर नहीं देता है तो आगा खां भी देगा, या फिर दोनों ही ऑप्शन में हो सकते हैं।
दोनों नाम को इसलिए मेंशन कर दिया जाता है, कभी कभी कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें ए बी ऑप्शन करके आ जाता है। ए पे ऑप्शन आपका दे देगा सलीमुल्लाह और बी पे दे देगा आगा खां और तीसरे पे दे देगा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके दोनों नाम को आप ध्यान रखें। आइए नेक्स्ट पॉइंट बारे में बात करते हैं। स्थापना की गई, इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में कांग्रेस के प्रति नफरत पैदा करना था। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने कल देखा होगा, मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया था, उसमें अधिवेशन बताए थे, उसमें समय समय पे अध्यक्ष बनाए गए थे, उसमें जो विवाद थे या उनसे रिलेटेड कुछ घटनाएं थी वो समय समय पे चीजें थी। तो उन्हीं के जो महत्वपूर्ण बिंदुओं से यानी सम्मेलन के द्वारा किए गए क्रांतिकारियों के द्वारा या हमारे जो नेता थे या हमारे संस्थापक थे या कार्यकर्ता थे उनके द्वारा जो मुख्य उद्देश्य बनाकर कुछ कार्य ऐसे करे गए जो पेपर से इंपॉर्टेंट है, जिस पे चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907, उसमें भी मैंने देखिए चर्चा किया था। कांग्रेस सूरत विभाजन मैंने आप सभी को बताया था, राष्ट्रीय आंदोलन में ही शुरुआत में कहा था कि मैंने जो भी क्रांतिकारी थे वो 3 भागों में बढ़ गए थे। पहले थे उग्रवादी, उदारवादी, उग्रवादी और बाद में आपका गांधीवादी। तो दोस्तों जो उदारवादी थे और उग्रवादी थे आगे चलकर इनमें मतभेद हो जाता है। उसका रीजन ये होता है उनके कार्य करने की पद्धति कुछ और रहती है, उनकी कार्य करने की पद्धति कुछ और रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका कांग्रेस सूरत विभाजन 1907 में होता है। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर गरम दल और नरम दल में कांग्रेस क्या होता है 2 भागों में बंट जाता है। आप सभी को मैंने बताया था जो हमारे उदारवादी नेता थे वो सभी नरम दल से रिलेटेड थे और जो हमारे उग्रवादी या क्रांतिकारी नेता थे वो सभी गरम दल से रिलेटेड थे। जैसे मैंने कुछ नेताओं के नाम वहां पे मेंशन भी किए थे, दादा भाई नौरोजी वगैरह जो उदारवादी नेता थे, और उग्रवादी के बारे में बात करें तो लाल बाल बाल के बारे में चर्चा किया था। यानी आप इस सीरीज की सारी वीडियोस देखते रहें तभी ये घटनाएं समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसे इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 भी कहा जाता है। इसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया। जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने जब देखा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर अपनी क्रांति चाहते हैं या स्वतंत्रता चाहते हैं देश के लिए, तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी कूटनीति करना शुरू कर दिया जिससे मुसलमानों और हिंदुओं में नफरत की भावना पैदा होने लगे और जिससे फिर क्या करें वो अपनी सत्ता को और आगे तक बढ़ा सकें। तो इस तरीके से मार्ले मिंटो सुधार के तहत तो क्या किया गया, इसे इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, कई बार क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है कि किस सुधार को इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो आपको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। मार्ले मिंटो एक ब्रिटिश हम कह सकते हैं अंग्रेज व्यक्ति था जो क्या था इस संबंध में अपने सुझाव को प्रस्तुत किया था, उसी के नाम पे मार्ले मिंटो सुधार नाम पड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसे भी हमारे आयोग या संगठन होते हैं वो पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसी के नाम पर उसका गठन कर दिया जाता है। तो यहाँ दोस्तों केवल याद रखना आपको मार्ले मिंटो सुधार कब गठित किया गया था या सुधार कब आया था, तो 1909 में। आइए अब चर्चा करते हैं दिल्ली दरबार के बारे में। दिल्ली दरबार के बारे में बात करें तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, इनको देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्य आता है उस समय वायसराय के बारे में बात करें भारत के तो लॉर्ड हार्डिंग थे। आयोजन का मेन उद्देश्य क्या था, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मैरी के स्वागत स्वरूप में दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन किया गया था। और इसमें कार्य में अगर हम बात करें तो स्वागत स्वरूप में कलकत्ता में राष्ट्रीय गीत, आप सभी भली भांति परिचय होंगे, राष्ट्रीय गीत यानी जनगण मन पहली बार जो हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, किसके सम्मान में, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के। तो कहीं ना कहीं आप सभी देखते हैं लगातार विवाद बनता रहता है कि राष्ट्रगान को हटा देना चाहिए या उसमें परिवर्तन कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें भाग्य विधाता जैसा शब्द जो वर्णित किया गया था वो ब्रिटिश के लिए प्रयोग किया गया था। तो अभी उस पर तो हम कोई ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, बट लेकिन ध्यान रखें कि ये राष्ट्रगान सर्वप्रथम किसके सम्मान में गाया गया था, तो वो आपके ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी। और किसने गाया था, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और कहां पर, तो कलकत्ता में।
अब आइए कार्य देखते दोस्तों क्या हुआ था। कार्य के बारे में बात करें तो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने का निर्णय लिया गया था। और दूसरा कार्य हुआ था 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, यानी आपने अभी देखा बंगाल विभाजन जो कर्जन ने करवाया था उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया था। और इसी समय जब राजधानी परिवर्तन की जा रही थी तो उसमें एक घटना घटित हुई जिसको ध्यान दिया जाए और उससे क्वेश्चन रिलेटेड होता है। राजधानी परिवर्तन के समय दिल्ली के चांदनी चौक पर रास बिहारी बोस ने नेतृत्वकर्ता लॉर्ड हार्डिंग को बम मारकर घायल कर दिया था। यहाँ पे ये भी प्रश्न बनता है उस समय कि कौन सी ऐसी घटना हुई थी, तो इसको ध्यान रखना होगा आप सभी को। जब क्या हो रहा था, राजधानी परिवर्तन हो रही थी तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, लॉर्ड हार्डिंग कर रहे थे। और उसी दौरान क्या किया था, रास बिहारी बोस ने दिल्ली के चांदनी चौक पर बम मारकर उन्हें घायल कर दिया था। तो दिल्ली दरबार से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपने देखा। गदर आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये बनता है गदर आंदोलन या गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो बात करें तो 1913, जो आपको ध्यान रखना होगा। गदर आंदोलन एक ऐसी पार्टी थी जो भारत के अलावा, यानी हम कह सकते हैं भारत में ना इसकी स्थापना करके अमेरिका में किया गया था। और देखते हैं कि इससे बनने वाले क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को, बात करें तो सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में लाला हरदयाल ने की थी। तो यहाँ दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु आपके दो बन के निकलते हैं। पहला तो गदर आंदोलन की स्थापना कब की गई, तो 1913 में। किसने किया, तो लाला हरदयाल ने। अब इससे संबंधित कुछ और बिंदु देखते हैं। इसके द्वारा गदर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया जिसका उद्देश्य भारत में गदर फैलाना था। अब आप सभी को पता है कि गदर पार्टी के मुख्य रूप के बारे में बात करें तो ये क्रांतिकारी थे और ये जल्दी से जल्दी चाहते थे हमारा देश क्या हो, स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि इनमें और उदारवादियों में बहुत अंतर था। तो अगर प्रमुख नेता के रूप में बात करें तो मैंने चर्चा किया था लाला हरदयाल भी हमारे जो थे वो क्या थे, उग्र स्वभाव के रिलेटेड थे, एक कह सकते क्रांतिकारी के रूप में थे। तो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया था, इस पार्टी का गठन किया था। उस समय बहुत सारे ब्रिटिश पाबंदी भी लगाती थी, जैसे भारत के समाचार पत्रों को प्रकाशित नहीं होने देते थे या उनको प्रतिबंध लगाते थे। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, सैन फ्रांसिस्को से ही चीजों को वहां से प्रकाशित करना शुरू किया और जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें, लाला हरदयाल की प्रेरणा से सोहन सिंह भकना ने युगांतर आश्रम की स्थापना की। तो क्वेश्चन यहां से भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव बन जाता है, युगांतर आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो सोहन सिंह भकना ने। नेक्स्ट यहाँ ये पॉइंट हम और भी हाईलाइट करेंगे जब गांधी युग के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे केवल देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। इससे पूर्व इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो क्वेश्चन कभी कभी यहां से भी बनता है, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था, तो गांधी जी ने। और कहां से किया था, तो ये आप ध्यान दीजिएगा दक्षिण अफ्रीका से ही किया था। वहां ऑप्शन देता है भारत, तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि भारत से, नहीं ऐसा नहीं, भारत आने से पूर्व मैंने ये शब्द यूज किया है। कहां से प्रकाशित किया था, तो दक्षिण अफ्रीका से ही प्रकाशित किया था। और फिर राजनीतिक गुरु भारत में आने के बाद इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। और गोपाल कृष्ण गोखले का जो महत्वपूर्ण कार्य है, 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो कई बार प्रश्न यहां से भी बनता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी, 1905 में। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारे जो पॉइंट टू पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। बाकी वन लाइनर प्रश्न में भी आप सभी देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जो टॉपिक के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, ऑब्जेक्टिव के रूप में एग्जाम में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं लखनऊ पैक्ट 1916 या फिर लखनऊ समझौता के बारे में बात करते हैं। तो ज्यादातर जो पेपर में लैंग्वेज लिखा जाता है वो लखनऊ पैक्ट ही लिखा जाता है, तो इसलिए आप इसको पैक्ट के रूप में ही याद रखें। अगर यहाँ पे समझौता दे देता है कोई बात नहीं, ध्यान देंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न दोनों का सेम होगा। तो पहली पॉइंट तो यही याद रखना होगा, कब हुआ था, तो 1916 में। कार्य देखते हैं, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में
अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग व कांग्रेस का समझौता हुआ था। मैंने अभी आप सभी को बताया था यहाँ पे क्या था, आपने अभी देखा कांग्रेस के सूरत विभाजन से रिलेटेड या फिर मुस्लिम लीग की स्थापना से रिलेटेड क्या था कि ब्रिटिश ने कांग्रेस और मुसलमानों में ऐसी चीजें निर्वाचन को लेकर या उनकी संख्या को लेकर या उनकी सुविधाओं को देखते हुए आपस में मतभेद डाल दिया था, जिससे कांग्रेस और मुसलमानों में नफरत पैदा होने लगी थी। और उसी का मुख्य कार्य क्या था आपका यहाँ पे कि जो सूरत में यानी 1907 में सूरत में कांग्रेस विभाजन का जो समझौता था उसको सॉल्व किया गया। और दूसरा, समझौता में मुख्य रूप से अगर भूमिका के बारे में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का मुख्य रोल रहा है। आप सभी ने अभी एनी बेसेंट के बारे में मैंने शुरुआती दौर पर बताया कि एनी बेसेंट जब भारत आती हैं तो वो राजनीति के तौर पर या सोशल वर्कर के रूप में या हम कह सकते हैं एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में भारत के लिए कार्य करना शुरू करती हैं। और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर आप एनी बेसेंट का नाम सुनेंगे। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, लखनऊ समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था, 1907 में सूरत में जो कांग्रेस विभाजन हुआ था उसका समझौता हुआ था और श्रेय किसे जाता है आपका तिलक एवं एनी बेसेंट को। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे कुछ देखिए डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे 3 तरीके की सोसाइटीज बनाई गई थी। एक है आपकी होम रूल लीग और दूसरी है होम रूल और तीसरी है होम रूल लीग सोसाइटी। अक्सर पेपर में कंफ्यूजन आ जाता है तो इनको अच्छे से समझें कि ऑब्जेक्टिव गलत ना हो। पहला पॉइंट हम चर्चा करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। इसकी स्थापना बेलगांव पुणे में बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने की। मुख्य सदस्य के रूप में एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र, 2 समाचार पत्र हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से जनता तक इन्होंने क्या किया, संदेश पहुंचाया। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं क्रांति इतनी आसान नहीं थी, यानी भारत को स्वतंत्र कराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर पहलू पर ब्रिटिश किसी ना किसी तरीके से नजर रखता था। जो भी जैसे लगता था कि यहाँ पे ये कमजोर वर्ग है या यहाँ से कुछ चीजें बढ़ रही आगे, तो उसको दबाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था 1857 की क्रांति, किस तरीके से इन लोगों ने 1857 की क्रांति को दबा दिया और हम फिर से इतने दिनों तक ब्रिटिश के अधीन हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ध्यान दिया आप लोगों ने भी। फिर नेक्स्ट इसी से रिलेटेड देखिए मैंने दोनों पॉइंट को नोट कर दिया। अगर आपसे पूछता है होम रूल की स्थापना किसने की थी, तो 1916 में ही कलकत्ता में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। डिफरेंसेस समझिएगा, यहाँ लीग है तो आंसर बदल जाएगा, तिलक जी हो जाएंगे। जबकि मुख्य अगर बात करें सदस्य के रूप में तो एनी बेसेंट यहाँ पे भी हैं, लेकिन इनकी पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने होम रूल चलाया था जो 1916 कलकत्ता से एनी बेसेंट है। नेक्स्ट होम रूल लीग सोसाइटी के बारे में चर्चा करते हैं। 1913 लंदन में इसकी स्थापना की थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो ये डिफरेंसेस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चर्चा करते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया था, तीन कठिया या नील की कठिया के नाम से। मैंने आप सभी को बताया था कि जब ब्रिटिश ने क्या किया, धीरे धीरे किसानों पर आधिपत्य यानी अंग्रेजों ने करना शुरू किया, तो टैक्स को लेकर या कृषि को लेकर, उपज को लेकर नियम बनाना शुरू किया, जिसमें एक आपका मुख्य रूप से हम बात करें तो चंपारण सत्याग्रह भी आता है। इसके बारे में समझते हैं। बिहार के चंपारण जिले के किसानों ने नील कठिया या तीन कठिया, अब यहाँ पे नील कठिया या तीन कठिया से नील समझ रहे हैं आप सभी, नील की खेती होती है, एक प्रकार की उपज है यानी फसल है। और उसमें सिद्धांत क्या, तीन कठिया क्यों बोला गया था, इसमें होता क्या था कि जिस किसान के पास जितनी भूमि होती थी, अगर उसके पास मान लीजिए 20 यूनिट है तो उसमें से 3 यूनिट पे उसको क्या करते थे किसानों को ब्रिटिश बांध करता था, यानी अंग्रेज उनको प्रतिबंध लगाते थे कि आपको इतने भूभाग पर नील की खेती करना ही करना है। और नील की खेती की सबसे प्राथमिकता ये है कि वो बहुत ज्यादा क्या करता है, उर्वरक तत्वों को खींचता है, पानी को खींचता है, जिससे क्या होता है आने वाले समय में जो भूमि उपजाऊ होती है वो बंजर हो जाती है। इसलिए किसान क्या है, इसको नहीं करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्ती उनसे कराया जाता था, जिसके कारण क्या है, चंपारण सत्याग्रह में किसानों ने इस बात को रखा। पद्धति को लेकर आंदोलन किया गया था तथा स्थानीय नेता रामचंद्र शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी
ने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया। इस आंदोलन के दौरान दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई या दो महत्वपूर्ण कार्य हुए, इनको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन यहां से भी बन जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। अभी आपने देखा चंपारण सत्याग्रह, वो भी किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन था और खेड़ा सत्याग्रह भी किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन था। मैंने किसान एक वीडियो अपलोड किया इससे पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, प्रमुख किसानों का विद्रोह। उसमें किसानों से रिलेटेड बहुत सारे विद्रोह थे जिसके बारे में मैंने चर्चा किया है। अभी जो हम पर्टिकुलर चर्चा कर रहे हैं वो तो घटनाएं जो क्रमबद्ध हैं उनके अंदर जो भी आ रही हैं वो रिपीट हो रही हैं, लेकिन इसके बारे में वीडियोस बना चुका हूं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनका सेपरेट वीडियोस भी पड़े हुए हैं। आइए चर्चा करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह क्या था? किसानों के द्वारा लगान को लेकर एक आंदोलन किया गया था। जैसे आपने अभी देखा चंपारण सत्याग्रह नील की खेती को लेकर किया गया आंदोलन किसानों के द्वारा था, एक प्रकार का विद्रोह था। उसी तरीके खेड़ा सत्याग्रह जो था हमारा वो लगान कर को वृद्धि को लेकर। इसका रीजन ये होता था कि ब्रिटिश का मानना था जिन किसानों को भूमि देते थे या जिन किसानों पर जितनी लगान लगा देते थे उसमें फसल हो ना हो, आपदा हो, अकाल हो, भूखमरी हो, एपिडेमिक हो, महामारी हो, उनसे लेना देना नहीं, जो लगान है वो देना पड़ता था और जो बढ़ती थी लगान वो देना पड़ता था। तो इसको लेकर किसानों ने क्या किया था, अनशन किया था और इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात करें तो दोस्तों गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने लगान वृद्धि को लेकर गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर शुरू हुआ था? तो गुजरात में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1918 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा? किसानों को लगान वृद्धि को लेकर। और इसका नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया। और यहीं पर गांधी जी ने या गांधी जी के कर लें, गांधी जी की अध्यक्षता में लगान मत दो का नारा दिया गया। यह गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। तो कई बार यह प्रश्न आपसे पूछा गया, आप चंपारण नहीं लगाएंगे, अगर आपसे पूछा जाता है गांधी जी का पर्टिकुलर पहला आंदोलन जो इन्होंने अपने नेतृत्व में पूर्णतः लिया था वास्तविक किसानों का सत्याग्रह के रूप में, तो खेड़ा सत्याग्रह आप लगाएंगे वहां पे। तो एक बार देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, खेड़ा सत्याग्रह 1918 किस वजह से? किसानों में लगान कर वृद्धि को लेकर किसने नेतृत्व में? गांधी जी ने। और लगान मत दो का नारा किस नेतृत्व में दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा खेड़ा सत्याग्रह में। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन 1918। अहमदाबाद के नील मजदूरों ने प्लेग बोनस को लेकर गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया। आप सभी को पता है गांधी जी एक ऐसे स्वभाव के व्यक्ति थे जो किसी भी तरीके से हिंसा नहीं करना चाहते थे, यानी अहिंसक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। और उनकी जो नीतियां थी वो कुछ इस तरीके से थी जिसमें भूख आंदोलन, आपने देखा होगा भूख हड़ताल या भूख आंदोलन, इस तरीके का इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। और मजदूरों को 35% वेतन दिलवाने का आश्वासन दिया था। तो ये दोनों चीजें आपने देखा अभी, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए रॉलेट एक्ट में दो डेटे मैंने मेंशन किया था, उसका रीजन ये है, यहाँ पे आप देखिएगा 1918 और 1919। अगर गठन पूछता है आपका तो 1918 लगाते हैं आप आंसर, और पूछता है भारत में कब काम किया, भारत में कब आया या लागू हुआ, तब 1919 होगा। तो ये दो डेट कंफ्यूजन ना बने। रॉलेट एक्ट का मुख्य कार्य क्या था इसको देखते हैं। जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह एक्ट 1918 में गठित किया गया और 1919 में लागू किया गया। तो दोनों डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। इसका देखिए मेन उद्देश्य क्या था। इस एक्ट के तहत संदेह के घेरे में लेकर किसी भी भारतीय को सजा दी जाती थी। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे वर्तमान सरकार ने भी एक स्पेशल टास्क टीम बनाया है,
उसमें भी कुछ इस तरीके का नियम था। अभी क्या है लागू कि नहीं ये तो नहीं कह सकते अभी ओवरऑल, लेकिन उसी तरीके का कुछ ये रॉलेट एक्ट हमारा ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। इसके तहत तो क्या था, किसी को वो संदेह के घेरे में लेकर क्या करते थे, उनको सजा दी जाती थी, अर्थात सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस वजह से भारतीयों ने क्या किया, इसका विरोध किया। इस एक्ट को भारतीय जनता ने बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा। यानी सिंपल भाषा में बात करें तो एक शब्द यूज किया गया, काला कानून। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रॉलेट एक्ट को किस और नाम से भारतीयों ने संबोधित किया था, तो काला कानून। और इसी कानून को समाप्त करने के लिए, यानी रॉलेट एक्ट को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका होती है या बहुत बड़ी घटना होती है जो इतिहास में बहुत बार पूछी जाती है, महत्वपूर्ण, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप सभी ने सुना होगा, अक्सर एग्जाम में जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। और यहीं से हमारा क्या होता है, द्वितीय चरण भी समाप्त होता है। इसके बाद तृतीय चरण हमारा शुरू होता है जो 1920 से घटनाएं देखेंगे हम सभी। आइए देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का समय आपको याद रखना होगा 1919 में हुआ था। अब एग्जाम में क्या पैटर्न बदल चुका है, तो इसलिए आपको डेट भी याद रखना होगा, 13 अप्रैल 1919 आप लगाएंगे पेपर में, क्योंकि अब 1919 नहीं देता है। आइए, रॉलेट एक्ट के विरोध करते समय पंजाब के नेता सैफुद्दीन किजू खां व डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनकी रिहाई को लेकर 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जिले के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर सरकार के मना करने के बावजूद भी सभा का आयोजन किया गया था, जिसके कारण आप सभी ने सुना होगा जनरल ओडायर का नाम। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम सब। जिस पर जनरल ओडायर ने गोलियां चलवाकर काफी लोगों की हत्या करवा दी। इस हत्या कांड के विरोध में टैगोर ने नाइटहुड, जो ब्रिटिश के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, इन्होंने वापस कर दी। और सर शंकर नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य हुए इसमें। अपना विरोध जताने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, क्योंकि जनरल ओडायर द्वारा जो निहत्थे लोगों पर किया गया कृत्य था वो काफी निंदनीय माना गया। और उसके बाद ब्रिटिश ने किसी भी तरीके से अपने आप को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उन निर्दोष लोगों को ही दोषी ठहराया कि मना करने के बावजूद इन्होंने सम्मेलन क्यों किया या वहां पे सभा का आयोजन क्यों किया। इसकी जांच के लिए क्या हुआ, इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। और आप सभी को पता है कि ब्रिटिश के साथ में ही काम करते थे, तो हंटर आयोग ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीयों को ही दोषी ठहराया। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने संपूर्ण 1905 से लेकर 1919 तक चर्चा किया। तो आप देख पा रहे होंगे, एक बार थोड़ा सा जलियांवाला बाग हत्याकांड को रिपीट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे या जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहाँ पे घटी। तो वहां पे दोस्तों पंजाब दिया होगा, पंजाब का स्पेशली शहर के बारे में बात करें तो अमृतसर हो जाएगा। सन के बारे में पूछता है तो आपको 13 अप्रैल 1919 याद रखना है। और क्वेश्चन पूछता है कि किसने गोलियां चलवा दी थी या जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी कौन था, तो जनरल ओडायर था। और इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा नाइटहुड की उपाधि टैगोर ने किस घटना के दौरान वापस कर दी थी, तो आंसर आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए पेपर से बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। आप इन वीडियो को देखें और जो भी आपके साथ में बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।